Si4 प्लस आयनों का आयनिक आकार और Al3 प्लस आयनों के इक्वल होता है, तो Al3 प्लस वो भी ऑक्साइड आयनों के साथ अगर समायोजित हो तो क्या होगा, तो Al3 प्लस की आयनिक त्रिज्या 0.55 न्यूटन और ऑक्साइड आयनों का वही 1.40। तो उस स्थिति में इसके लिए जो वैल्यू आती है, क्योंकि वैल्यू क्या थी इसके लिए, इसके लिए भी वैल्यू देखी गई कि इसके लिए जो वैल्यू काम में ली जाएगी, इसके लिए वैल्यू लगभग कितनी आएगी, तो इनकी जो त्रिज्या मानों का अनुपात देखा गया था वो उस आधार पर ये डिफाइन किया गया कि इनकी त्रिज्या मानों का अनुपात तो निश्चित रूप से कुछ डिफरेंस आना चाहिए था, और इनका डिफरेंस लगभग कितना आएगा, तो वो डिफरेंस देखा गया कि निश्चित रूप से ये जो डिफरेंस पाया जाता है ये एक्चुअली रूप से सिलिका के ऑक्साइड जो लवण थे उनकी तुलना में थोड़ा सा डिफरेंस, हल्का सा डिफरेंट होता है। और वो क्या होगा, उसके लिए देखा गया कि एक्चुअली में ये पाया जाता है कितना, 0.39। कितना पाया जाता है, 0.39। और पहले हमने काउंट कैलकुलेट क्या किया था, पहले वाले के लिए कितना रहा था, पहले कितना था, जो सिलिकेट्स जो लवण थे उनके लिए जो वही डिफरेंस पाया गया था वो कितना आ रहा था, 0.36 आ रहा था, और इनके लिए डिफरेंस का मान कितना आ रहा है, इनके लिए डिफरेंस का मान आ रहा है 0.39। तो सिलिकेट्स में Si4 प्लस आयन और ऑक्साइड आयन होता है, इनके त्रिज्या अनुपात मानों का डिफरेंस 0.36, जो ये दर्शाता है कि सिलिकॉन की समन्वय संख्या 4 है। और अगर मान लीजिए Si4 प्लस आयनों के स्थान पर, Si4 प्लस आयनों के स्थान पर Al3 प्लस आयन आ जाए, चूंकि Si4 प्लस और Al3 प्लस का आयनिक आकार लगभग इक्वल होता है, इसलिए अगर इन आयनों का प्रतिस्थापन एल्यूमिनियम धन आयनों द्वारा कर दिया जाए तो उस स्थिति में जो क्रिस्टल संरचना होगी उसके अंदर चूंकि कुछ Si4 प्लस आयनों के स्थान पर Al3 प्लस ग्रहण कर लेते हैं, तो उस स्थिति में त्रिज्या अनुपात मानों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.39। और 0.39 ये क्या दर्शाएगा, अब चूंकि इसमें एल्यूमिनियम के पास में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम के पास में जो कि अपने अस्तर का कोवैलेंसी का विस्तार कर सकता है, इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम की कोऑर्डिनेशन जो नंबर होती है, समन्वय संख्या होती है, कितनी होती है, 4 और 6। अब दूसरा रीजन यहाँ है कि एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या तो 4 और 6 होती है, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, लगभग 4 आ रहा है, तो एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या यहाँ भी 4 है, सिलिकॉन की भी 4 है, तो निश्चित रूप से Si4 प्लस आयनों को Al3 प्लस आयनों द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या 4 और 6 दोनों ही होती है, तो उस स्थिति में मान लीजिए अगर जालक संरचना में, अगर क्रिस्टल संरचना में, मान लीजिए क्रिस्टल संरचना में ऐसा ही, मान लीजिए क्रिस्टल चूंकि स्थापन कर दिया, स्थापन किया जा सकता है उसकी तरह, तो मान लीजिए क्रिस्टल संरचना के अंदर सिलिकेट्स की क्रिस्टल संरचना में SiO4 के स्थान पर अगर AlO4 आ जाए, SiO4 जो यूनिट्स होंगी अगर उनकी जगह Al4 यूनिट्स आ जाती है, तो जालक संरचना में किसी प्रकार का कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर SiO4 की जगह AlO6 आएगा तो संरचना ही परिवर्तित हो जाएगी, और ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि इस प्रकार का वर्गीकरण पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की समन्वय संख्या तो 4 और 6 दोनों होती है, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यदि SiO4 की जगह क्या आ जाता है, AlO4 आ जाता है, तो क्रिस्टल संरचना में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर SiO4 की जगह AlO6 ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति में क्रिस्टल की पूरी संरचना ही बदल जाएगी। यहाँ तक अगर SiO4 की जगह AlO4 आ जाएगा तो क्रिस्टल संरचना में जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होती है, नो चेंज इन स्ट्रक्चर्स। नो चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और यहाँ क्या हो जाएगी, कंप्लीटली चेंज। अगर SiO4 की जगह AlO6 आ जाएगा तो ऐसे स्थिति में कंप्लीटली चेंज स्ट्रक्चर होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो वर्गीकरण की दूसरी कठिनाई हो गई थी, ये ही रीजन था, आयनिक आकार समान थे, प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो इसकी समन्वय संख्या क्या है, इसकी समन्वय संख्या तो अभी आपके सामने बता दी, समन्वय संख्या कितनी आ गई इसकी समन्वय संख्या तो भाई बढ़कर के कितनी हो गई, 4 और 6 दोनों होती है। तो अगर मान लीजिए सिलिका का स्थान कौन ग्रहण कर ले, अगर AlO6 ग्रहण कर लेता है तो संरचना ही चेंज हो जाएगी, AlO4 से इतना चेंज नहीं होगा जितना AlO6 से हो जाएगा। अब तीसरी विशेष बात है कि वर्गीकरण के लिए कोई विशेष नियम का पालन ही नहीं किया है।
तीसरी सबसे बड़ी कठिनाई जो आई कि वर्गीकरण के लिए कोई विशेष नियम का पालन भी नहीं किया गया है। इनके वर्गीकरण की जो कठिनाई आई उसमें यही था कि वर्गीकरण के लिए कोई विशेष नियम का पालन भी नहीं किया गया है और साथ ही इनके आयनों के समानुपाती स्थानांतरण भी हो जाता है। तो आयनों का क्या हो जाता है, तीसरी जो कठिनाई पाई गई थी, तीसरी कठिनाई क्या थी, आयनों का समावयव स्थानांतरण, आयनों का समावयव स्थानांतरण भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी क्रिस्टल संरचना में Na+ आयन मौजूद है, तो उनको कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, कोई एकल संयोजित आयन, Na+ आयन को K+ आयन द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। Ca2+ आयन होगा कहीं पर संरचना में तो उसको Mg2+ आयन रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, अगर कोई Al3+ धन आयन होगा तो निश्चित रूप से उसको Fe3+ धन आयन रिप्लेस कर सकता है। यानी एकल संयोजित धन आयन को दूसरा एकल संयोजित धन आयन, द्विसंयोजित धन आयन को कोई दूसरा द्विसंयोजित धन आयन, त्रिसंयोजित धन आयन को कोई त्रिसंयोजित धन आयन रिप्लेस कर सकता है, यानी इनका समावीकरण हो सकता है। तो Mg2+ की जगह Ca2+ भी आ सकता है, Ca2+ की जगह Mg2+ भी आ सकता है, Na+ की जगह K+ आ सकता है, K+ की जगह Na+ आ सकता है, Al3+ की जगह Fe3+ आ सकता है, Fe3+ की जगह Al3+ भी आ सकता है। तो ये कहा गया कि धन आयनों का एकल संयोजन जो इनके समावयव आयन होंगे, धातु धन आयनों के समावयव आयनों द्वारा उनकी क्रिस्टल संरचना में से उन धातु धन आयनों का निश्चित रूप से परिवर्तन कर दिया जाता है या उनके स्थान को ग्रहण कर लिया जाता है। और इस प्रकार से इनकी संरचना में जो परिवर्तन आएगा जिससे किसी भी आयन के लिए उनका स्थान निश्चित करना कठिन हो जाता है। तो मान लीजिए क्रिस्टल संरचना में Na+ आयन है तो एकल संयोजित आयन K+ आयन उसके स्थान पर आ सकता है क्योंकि वो उसका समावयव आयन है। Ca2+ का Mg2+ समावयव आयन है तो वो उसका स्थान ग्रहण कर सकते हैं संरचना में। Al3+ की जगह Fe3+ आयन आ सकते हैं क्योंकि क्रिस्टल संरचना में Al3+ को हटा करके सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापित करके और त्रिसंयोजित धन आयन वहां आ सकता है क्योंकि इसका समावयव आयन है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि कोई भी समावयव आयन दूसरे समावयव आयन को आसानी से क्रिस्टल संरचना से रिप्लेस कर सकता है जिससे इनके स्थान ग्रहण करने के लिए इनकी संरचना को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये प्रारंभ में आने वाली कुछ कठिनाइयां थी जो मैंने आपको बता दी कि इनके वर्गीकरण में प्रारंभ में जो कठिनाइयां आई, इनका वर्गीकरण क्यों नहीं पॉसिबल हो पाया था, तो शुरुआत में सबसे बड़ी बात यही थी। और वर्गीकरण में जो कठिनाई एक और देखी गई वो क्या था कि वर्गीकरण में चूंकि विशेष नियमों का पालन भी नहीं किया गया, कोई एक विशेष संरचना से संबंध में कोई नियम नहीं आया था जो उसका पालन किया जाए। क्यों? उसका रीजन था क्योंकि जितने भी ज्ञात सिलिकेट थे तो ज्ञात सिलिकेटों में बहुत सी स्टोइकियोमेट्रिक पाई जाती है क्योंकि हमने कहा था कि प्राकृतिक खनिज सिलिकेट्स होते हैं और प्राकृतिक रूप से जितने भी सिलिकेट्स होते हैं, माइंड कंसेप्ट वापस रहिए, प्राकृतिक रूप से जितने भी सिलिकेट्स होते हैं वो सारे के सारे जल एविले होते हैं क्योंकि उनकी संरचना जटिल होती है और उन सिलिकेटों में बहुत सी स्टोइकियोमेट्री पाई जाती है। तो जब बहुत सी स्टोइकियोमेट्री पाई जाएगी और उनके लिए कोई विशेष नियम का पालन नहीं किया गया तो इनका वर्गीकरण प्रारंभ में देखा था कि वर्गीकरण इनका आसानी से नहीं किया गया। तो वर्गीकरण में करना यही है कि ज्ञात सिलिकेटों में बहुत सी स्टोइकियोमेट्री होती है इसलिए और ये किसी विशेष नियम का पालन भी नहीं करती, इसलिए कभी भी इनकी स्टोइकियोमेट्री के द्वारा सिलिकेट्स को वर्गीकृत नहीं किया गया है। ओके, जैसे हमने स्टोइकियोमेट्री बताई, इंटरहैलोजन कंपाउंड, फ्लोरोकार्बन्स, इंटरहैलोजन कंपाउंड हो गए, मैंने पॉलीहैलाइड्स बता दिए। तो इनके अंदर क्या पाई गई थी, इनका स्टोइकियोमेट्रिक संगठन पाया गया था और इनके स्टोइकियोमेट्री के आधार पर देखा गया तो उसमें डिवाइड किया गया था, हमने क्लासिफाई किया था उनको अलग अलग आयनों में। तो यहाँ बहुत सारी स्टोइकियोमेट्री पाई जाती है इसलिए इनको निर्धारित करना मुश्किल हो गया। तो सिलिकेटों के वर्गीकरण में आने वाली इन तीनों कठिनाइयों के आधार पर उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया और फिर इस वर्गीकरण के लिए कुछ विशेष बिंदुओं को ध्यान दिया गया। कौन कौन से बिंदु ध्यान दिए गए? तो इनके वर्गीकरण में प्रयुक्त जो बिंदु थे, सिलिकेट्स का जो वर्गीकरण किया गया वो किस आधार पर किया गया? इनका वर्गीकरण संरचनात्मक दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से किया गया। जिनका वर्गीकरण किया गया था वो किस आधार पर किया गया? संरचना की दृष्टि से किया गया। सिलिकेट्स का वर्गीकरण संरचना की दृष्टि से किया गया है, इनकी स्टोइकियोमेट्री के आधार पर नहीं किया गया। अब वर्गीकरण में प्रयुक्त जो बिंदु थे वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो वर्गीकरण में प्रयुक्त होने वाले जो बिंदु हैं वो ध्यान में रखे गए। वर्गीकरण में प्रयुक्त बिंदु कौन कौन से थे जिनका विशेष ध्यान रखा गया था? तो वर्गीकरण में प्रयुक्त बिंदु तो पहला वही दिया आ गया आपके पॉइंट कि जो हमने सिलिकॉन काम में लिया था
और ऑक्सीजन कहाँ मिली, तो उनका जो डिफरेंस आ रहा था वो कितना हो सकता है, वो हमने कही लिया था। बात करते हैं दोनों की विद्युतीयता अंतर की, ठीक है। तो वर्गीकरण के बिंदु, तो जो सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट सिलिका के ऑक्सीकरण तत्व में सिलिकॉन भी होंगे एवं ऑक्सीजन परमाणु भी होंगे। सिलिकेट में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन परमाणु विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और इन दोनों की विद्युतीयता मानों का डिफरेंस क्या होगा, हम जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युतीयता अलग होती है और सिलिकॉन की विद्युतीयता अलग होती है, दोनों की डिफरेंस होगा। तो हमने कहा कि सिलिकेट्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु दोनों विद्यमान होते हैं और इनमें क्या पाया जाएगा, सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच बंध भी पाया जाएगा, एसआईओ बॉन्ड भी होगा। सिलिकेट में सिलिकॉन और ऑक्सीजन परमाणु तो होंगे और उनके बीच कौन सा बंध होगा, एसआईओ सहसंयोजी बंध उपस्थित होगा। परंतु सिलिकॉन की विद्युतीयता कितनी होती है, तो हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन की जो विद्युतीयता है वो 1.8 एसआई है, ठीक है। और जो विद्युतीयता ऑक्सीजन की देखी गई वो कितनी थी, 3.5। तो इनका जो डिफरेंस हो गया वो डिफरेंस निकल करके कितना आया, तो EN जो हमने निकाला EMO एंड देन EMSI का जो डिफरेंस है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु की विद्युतीयता मानों का जो डिफरेंस पाया गया था वो कितना पाया गया, वो पाया गया लगभग कितना 3.5 था, इसका 1.8 है, तो डिफरेंस हो गया 1.7, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन परमाणु की विद्युतीयता मानों का अंतर, एसआईओ बंध में सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, सिलिकॉन की विद्युतीयता 1.8 और ऑक्सीजन की विद्युतीयता 3.5। तो जो डिफरेंस हुआ एसआईओ में उन दोनों के विद्युतीयता मानों का अंतर 1.7 पाएगा, जिससे ये कहा गया कि इस एसआईओ बंध में 50% तो होने चाहिए आयनिक करैक्टर और 50% ही होने चाहिए इसमें कोवैलेंट करैक्टर। आयनिक करैक्टर मींस आयनिक लक्षण, 50% क्या होना चाहिए इसमें, आयनिक लक्षण होने चाहिए और 50% इसमें क्या होनी चाहिए, सहसंयोजी लक्षण होने चाहिए। विद्युतीयता मानों का डिफरेंस कितना है वो देख लेना, आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है कि डिफरेंस के आधार पर क्या करेंगे। तो चूंकि इसमें 50% तो आयनिक लक्षण होने चाहिए, 50% इसमें ओवरलैप करैक्टर्स होने चाहिए, सहसंयोजी लक्षण होने चाहिए, क्योंकि ऐसा ही बोल रहे हैं दोनों बंधित परमाणु की विद्युतीयता मानों का अंतर कितना है, 1.7 आता है, ठीक है। 50% होना चाहिए, यानी पूर्ण रूप से सहसंयोजी बंध भी नहीं है, पूर्ण रूप से कोई आयनिक बंध भी नहीं है। और इसकी पुष्टि भी की गई थी, इसकी पुष्टि के आधार पर किस आधार पर की गई, क्योंकि SiO4 होता है, Si4 प्लस आयन की जो त्रिज्या के मान है 0.50 एंगस्ट्रॉम था और ऑक्साइड आयन की आयनिक त्रिज्या का मान कितना था, 1.40 एंगस्ट्रॉम। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया कितना आया, Si4 प्लस O2 माइनस की आयनिक त्रिज्या मानों का अनुपात वो निकल करके आ जाता है कितना, वो हमने पहले भी निकाल लिया था 0.36, जो ये कहता है कि सिलिकॉन की समन्वय संख्या कितनी हो गई, सिलिकॉन की कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 4, सिलिकॉन की समन्वय संख्या 4 है। इसलिए सिलिकेट्स के अंदर प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणु से घिरा रहेगा। ओके, सिलिकॉन परमाणु कितने से घिरा रहेगा, सिलिकॉन परमाणु की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, सिलिकॉन की कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या हो गई 4, इसलिए कहा गया कि प्रत्येक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा रहेगा। स्ट्रक्चर इस टाइप की हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहेगा। तो ये कहा गया इस बारे में कि भाई प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु कितने से घिरा रहेगा, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा हुआ रहेगा। इसका मतलब कि निश्चित रूप से सिलिकेटों में प्रत्येक जो सिलिकॉन होगा 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा हुआ चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है, अर्थात सिलिकेटों में SiO4 चतुष्फलकीय उपस्थिति पाई जाती है। ये फिर बोल दिया, लिखित कर देगा उसको। वर्गीकरण के बिंदु क्या था कि सिलिकॉन जो सिलिकेट्स होते हैं उसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन दोनों ही परमाणु विद्यमान होते हैं और इन दोनों परमाणुओं के विद्युतीयता मानों का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 1.7 आता है, जो ये दर्शाता है कि इस बंध में SiO बंध में 50% आयनिक करैक्टर, 50% क्या होना चाहिए, सहसंयोजी लक्षण की उपस्थिति पाई जानी चाहिए, ठीक है। और इनके त्रिज्या मानों का अनुपात भी और इनके आयनिक त्रिज्या मानों का अनुपात भी 0.36 आता है, जो दर्शाता है कि सिलिकॉन की जो समन्वय संख्याओं कितनी है, 4 है। अर्थात जितने भी सिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स की संरचना में प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणु से चतुष्फलकीय रूप से घिरा हुआ रहता है
अर्थात सिलिकेट्स में SiO4 चतुष्फलकीय इकाइयों की उपस्थिति पाई जाती है, यानी जितने भी सिलिकेट्स होंगे उनमें मूल संरचनात्मक इकाई क्या होगी, SiO4 यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब जो SiO4 यूनिट होगी किस प्रकार से होगी, केंद्रीय परमाणु उसमें सिलिकॉन होगा और ऑक्सीजन परमाणु क्या हो सकते हैं, वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं इस प्रकार से कि ऑक्सीजन SiO4 में क्या होगा, ये देखिएगा चतुष्फलकीय इकाइयां हैं SiO4 में, सिलिकेट्स में SiO4 मूल संरचनात्मक इकाई होती है जिसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा हुआ रहता है। केंद्रीय परमाणु क्या आ गया, सिलिकॉन आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर पाया जाएगा। प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर क्या चार्ज होगा, माइनस चार्ज होगा। ओके, 2 माइनस का सिलिकॉन के साथ बंधन करेंगे, SiO बंध पाया जाएगा। तो जो इसमें SiO बंध दूरी पाई गई वो कितनी पाई गई थी, 1.62 एंगस्ट्रॉम। याद रखना है 1.62 एंगस्ट्रॉम। जो प्रत्येक सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड दूरी होगी, जो SiO बंध दूरी होगी, जिसमें 50% आयनिक 50% कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, आयनिक और सैचुरेटिव लक्षण होते हैं, 50-50%, वो बंध आवन दूरी का मान होता है 1.62 एंगस्ट्रॉम। और जो ऑक्सीजन आवन दूरी होगी लगभग 2.7 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले जो बंध दूरी थी वो कितनी थी, 1.62 एंगस्ट्रॉम, दूसरी बंध दूरी 2.7 एंगस्ट्रॉम। और इनको इस प्रकार से चतुष्फलकीय रूप से मौजूद रहता है। जब इस टेट्राहेड्रन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ 3D प्लेन में स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, इसमें क्या होता है, सिलिकॉन परमाणु होगा और उसकी चारों संयोजकताओं के बीच, चतुष्फलक में हम यही जानते हैं कि दो संयोजकताओं के बीच जो बंधकों की मान होगी वो 129 मिनट होंगे। ठीक है, केंद्रीय परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज होगा, चतुष्फलकीय संरचना के लिए यही डिफाइन करते हैं। sp3 संकलन होगा केंद्रीय परमाणु का, चतुष्फलकीय रूप में 4 अन्य परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ रहेगा। तो यहाँ SiO4 यूनिट में प्रत्येक केंद्रीय सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से SiO बंध आबंध द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और 4 ऑक्सीजन परमाणु से चतुष्फलकीय रूप से घिरा हुआ रहता है। चूंकि इसमें प्रत्येक SiO बंध दूरी का मान 1.62 एंगस्ट्रॉम और प्रत्येक ऑक्सीजन आबंध दूरी के मान 2.7 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अब इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु पर -1 यूनिट चार्ज है। तो जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है, जितने भी सिलिकेट्स होते हैं, तो सिलिकेट्स की मूल संरचनात्मक इकाई क्या होगी, सिलिकेट्स की जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है, सिलिकेट्स की मूल संरचनात्मक जो इकाई होती है क्या होती है, वो SiO4 होती है। जितने भी सिलिकेट्स होते हैं उनकी जो मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 होती है। चारों ऑक्सीजन पर चार्ज कितना है, अगर वो डिस्क्रीट रूप से रहेंगे, पृथक रूप से रहेंगे, उसको एक विलगित इकाई माना जाए तो सिलिकेट्स की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 होती है। विलगित SiO4 यूनिट माना जाए तो उस पर 4- चार्ज होगा, जो कि क्रिस्टल उदासीन होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ बार-बार में, जो कि क्रिस्टल्स क्या होगा, उदासीन होगा। इसमें SiO4 होना है, 4 ऑक्साइड आयनों के साथ चार्ज रहता है। SiO4 यूनिट की मैं बात करूँ तो सिलिकेट्स की मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 होती है। तो SiO4 यूनिट के अंदर Si4+ आयन जो है केंद्रीय परमाणु होगा, क्या होगा, Si4+ आयनिक स्टेट्स में होगा। उससे 4 ऑक्सीजन परमाणु जुड़े हुए होंगे, प्रत्येक पर चार्ज कितना होगा, -1 चार्ज। ओके, तो मैं पूरा आपको बता चुका हूँ। तो सिलिकेट्स की जो मूल संरचनात्मक इकाई होती है वो क्या होती है, SiO4 इकाई होती है और इसके बारे में आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अगर मैं इसको प्लेन के अंदर ही दूसरी तरह से डिस्क्राइब करूँ तो उस आधार पर मैं इसको इस तरह से भी डिजाइन कर सकता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, बड़े आकार वाला परमाणु ऑक्सीजन, छोटे आकार वाला सिलिकॉन परमाणु, और प्रत्येक पर चार्ज कितना लगा दिया मैंने, -1। तो सिलिकेट्स यूनिट पर चार्ज कितना हो गया, तो ऐसा सिलिकेट्स की मूल संरचना हो गई SiO4 4- और ये इन पर उपस्थित चार्ज। अब चूंकि इसमें बंधन पाया जाता है ना सिलिकॉन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तो सिलिका से तो जुड़ेगा, तो हम इस स्ट्रक्चर्स की यूनिट के अंदर इन ऑक्सीजन बंधन को काम में फिर भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन बंधन तो दूसरे तरीके से काम आ सकता है। इसको हम डॉटेड लाइन में ले सकते हैं, ये ऑक्सीजन बंधन हो गए और ये SiO4 यूनिट्स होंगे। ओके, ये आपके हो गए SiO4। तो हम चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, स्ट्रक्चर सेम है।
यहाँ पे चार्ज होगा माइनस, ऑक्सीजन है, बीच में क्या आ रहा है, तो बीच में छोटा सा ये तो हो गया सिलिकॉन परमाणु, ये सिलिकॉन एटम हो गया, और ये बाकी के ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सिलिकेट्स में क्या देखा गया था, सिलिकेट्स में मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया है। कि सिलिकेट्स जो होते हैं, सिलिकेट्स में सिलिकॉन व ऑक्सीजन के विद्युत ऋणता मानों का जो डिफरेंस होता है, रिपीट कर लेता हूँ, प्रयोग सिलिकेट्स का प्रयोग चूंकि संरचनात्मक इकाई पर आधारित था, तो उसकी संरचना की दृष्टि के आधार पर किया गया। चूंकि स्टोइकियोमेट्री की बहुत सारी होती है, उसमें किसी विशेष नियम के अनुसार पालन नहीं किया जाता, इसलिए कभी भी सिलिकेट को स्टोइकियोमेट्री के आधार पर वर्गीकृत नहीं करते, अपितु संरचना के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। और सिलिकेट्स के वर्गीकरण में इनकी संरचना का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो कि सिलिकेट्स में SI4 प्लस आयन होते हैं और O2 माइनस आयन में मौजूद होते हैं। जो कि इनके सिलिकेट्स में मौजूद सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन दोनों परमाणु के विद्युत ऋणता मानों का अंतर 1.7 आता है, जो दर्शाता है कि SiO जो बंद होगा सिलिकेट्स में, उसमें 50% आयनिक लक्षण, 50% ही सहसंयोजी लक्षण होते हैं। ओके, और साथ ही इन दोनों की आयनिक त्रिज्याओं का अनुपात 0.36 यह दर्शाता है कि सिलिकॉन परमाणुओं की समन्वय संख्या कितनी है, 4 होती है। तो निश्चित रूप से सिलिकेट्स में सिलिकॉन व ऑक्सीजन परमाणु के संयोजन से बनने वाली SiO4 जो यूनिट्स होंगी, उनमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से चतुष्फलकीय रूप से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, और इस स्थिति में प्रत्येक सिलिकॉन ऑक्सीजन आबंध दूरी के मान 1.62 एंगस्ट्रॉम और प्रत्येक ऑक्सीजन ऑक्सीजन आबंध दूरी के मान 2.7 एंगस्ट्रॉम होते हैं। फिर बाद में इसको कैलकुलेट किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया गया, फिर देखा गया कि और क्या क्या हो सकता है। के बाद में विचार किया गया, तो सिलिकेट्स के बारे में फिर विचार किया गया, तो यही कहा गया कि निश्चित रूप से जो ये सिलिकेट्स होंगे, सिलिकेट्स के अंदर प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु केंद्रीय परमाणु के साथ सहभाजन में भाग लेता है, लेकिन चूंकि इसका अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा अभी, सिलिकॉन ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ भी आबंधित है, सिलिकॉन के साथ भी, इसका ऑक्टेंट अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो अष्टक विन्यास के इसको इलेक्ट्रॉन पे ही होना आवश्यक है। ओके स्टूडेंट, तो ये धातु आयन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर सकता है। अगर मान लीजिए इन पर चार्ज हुआ, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ, इन पर ये चार्ज हुआ है, SiO4 यूनिट में तो कोई चार्ज नहीं होगा, कि हमने कहा SiO4 हो गया, संयोजन करके, लेकिन ये जो चार्ज नेगेटिव चार्ज आएगा, चूंकि धातु आयनों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं और अपना अष्टक कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए इन पर ये चार्ज की प्रेजेंस डाली नहीं है। आप ये मत समझिएगा चार्ज वैसे आ गया, नो, ऑक्सीजन परमाणु के साथ संयोजन किया है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का विन्यास क्या होता है, हीलियम 2s2 बोलिए भाई कितना होगा, हीलियम 2s2 होता है। आउटर ऑर्बिट्स में इसके 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनका ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए धातु आयन द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो दूसरी वर्गीकरण के अंदर जो ध्यान रखे जाने वाला बिंदु है, वो ध्यान रखे जाने वाला बिंदु यही है कि एक्चुअली रूप से जो आयनिक त्रिज्याएं देखी गई थी इनकी, इन आयनिक त्रिज्याओं के अंदर या सिलिकेट तंत्र को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना भी, कपलिंग होना भी जरूरी है। तो दूसरा वर्गीकरण का जो बिंदु हमने ध्यान रखा क्या था कि सिलिकेट तंत्र में, दूसरा जो बिंदु ध्यान रखा गया इसमें वो क्या था कि सिलिकेट तंत्र में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना भी आवश्यक है। सिलिकेट तंत्र में इलेक्ट्रॉन युग्मन होना आवश्यक है, ये दूसरा बिंदु ध्यान रखा गया कि सिलिकेट तंत्र में इलेक्ट्रॉन युग्मन, सिलिकेट तंत्र में इलेक्ट्रॉन युग्मन होना आवश्यक है। अब इलेक्ट्रॉन युग्मन कैसे होगा, उसको रीजन है, इलेक्ट्रॉन युग्मन होगा तो क्या होगा, सिलिकेट तंत्र में इलेक्ट्रॉन युग्मन होना आवश्यक है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रिपीट कर देता हूं, कि सिलिकेट तंत्र को स्थायी होने के लिए उसमें क्या होना आवश्यक है, इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना आवश्यक है। तो सिलिकेट तंत्र को स्थायी रखने के लिए, सिलिकेट तंत्र को स्थायी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनों का
सिलिकेट्स तंत्र को स्थायी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना आवश्यक है। ओके, ये सेकंड पॉइंट ध्यान रखा है। अभी किस आधार पर किया गया, तो दो तरह से हो सकती है इसमें भी पॉसिबिलिटीज। एक तो हो सकती है धातु परमाणु द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो सिलिकेट तंत्र को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना आवश्यक है। तो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो किस आधार पर किया जा सकता है, धातु आयनों द्वारा। अब धातु आयनों से किस प्रकार से होगा, तो धातु परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। अब धातु परमाणु कोई भी हो सकते हैं, धातु आयनिक स्टेट में चला जाएगा। तो पहला तो क्या होगा, सिलिकेट तंत्र को स्थायी करने के लिए इलेक्ट्रॉन का युग्मन होना आवश्यक है। तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किस आधार पर होगा, तो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किया जा सकता है कि भाई धातु परमाणु से क्या कर लिया कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। और धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ऑक्टेन किसका कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के ऑक्टेन कंप्लीट हो जाते हैं। तो धातु परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का बाह्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके युग्मन संभावित हो सकता है। धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या संभावित हो सकता है, युग्मन संभावित हो सकता है। दूसरी टेंडेंसी जो आती है वो क्या होती है, वही धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हमने युग्मन संभावित कर दिया। लेकिन एक सेकंड टेंडेंसी वो बहुत बड़ी आ रही है। वो सेकंड टेंडेंसी क्या हो रही है, तो जो सेकंड टेंडेंसी होगी वो ये होगी कि भाई अगर मान लीजिए कर दिया तो फिर ऑक्सीजन परमाणु के बीच में भी तो सहभाजन हो रहा है। भाई ऑक्सीजन के लिए हमने कहा कि ऑक्सीजन के आउटर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मान लीजिए धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके युग्मन पॉसिबल कर सकता है। लेकिन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य भी तो सहभाजन हो सकता है। तो दूसरी कैटेगरी इसमें आ सकती है कि सिलिकेट तंत्र को स्थायी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना आवश्यक है। इससे तो दो कंडीशन अपनाई जाती है, तो धातु परमाणु द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके युग्मन संभावित किया जा सकता है और तंत्र को स्थायी बनाया जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से भी से जा सकता है। ऑक्सीजन परमाणुओं का सहभाजन कर, दूसरा है ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होने से भी। ऑक्सीजन परमाणु को जब हम सहभाजन करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होने से भी, ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होने से भी क्या हो सकता है, तंत्र के स्थायी बनाया जा सकता है। अब ऑक्सीजन परमाणुओं का सहभाजन किस प्रकार से किया जाएगा, हम जानते हैं कि दो SiO4 इकाइयां होंगी और दो SiO4 इकाई में निश्चित रूप से एक ऑक्सीजन परमाणु दोनों SiO4 यूनिट्स का पार्ट हो जाएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करके और वो खुद स्टेबल हो सकता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से किस प्रकार की, भाई दो SiO4 इकाइयां होंगी। सिलिकेट्स के अंदर बहुत सी SiO4 यूनिट्स पाई जाती है, उनमें से कोई सी भी दो SiO4 यूनिट के बीच एक ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन अगर कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। और चतुष्फलक के शेष जितने भी ऑक्सीजन परमाणु होंगे वो धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना विन्यास पूर्ण कर सकते हैं। किस प्रकार से करते हैं देखते हैं, बताता हूँ आपको, जब भी समझ में आएगा स्टूडेंट्स। जब तक आप समझेंगे कि ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन किस प्रकार से होगा, दोनों कैटेगरी में यहीं पे ले आता हूँ। बिल्कुल नहीं हो रही आज इस पे, फिर ये इंक छोड़ रहा है, उसका कुछ ना कुछ तो है। देखिए हमने दोनों चीजें बताई, तो ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन वो भी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किया जा सकता है। उसके साथ सिलिकेट तंत्र को स्थायी रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन दो प्रकार से संभावित हो सकता है, एक तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन। देखिए अभी मैंने कहा कि प्रत्येक SiO4 यूनिट होगी, तो सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई क्या थी, रिपीट कर देता हूं। सिलिकेट्स की मूल जो संरचनात्मक इकाई थी वो SiO4 थी और उस SiO4 यूनिट्स में होता क्या है, मैंने बताया था फॉर्मा से आता है। किस प्रकार से आता है, ये सपोज कीजिए
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, बीच में भी ऑक्सीजन, ये SiO बॉन्ड बना लिया। ओके, तो हमने कहा कि ये जो बंद थे ये चूंकि एक समान हो जाएंगे ना, बना सकते हैं, बनाने को तो है, ऐसा कोई वो नहीं कि स्ट्रक्चर्स में हम इसको डिफाइन कर सकते, इसको डिफाइन क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन आनंद में तो पाएंगे, तो हम इसको बना सकते हैं, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। ओके, समझाने के लिए देखिए, ये ऑक्सीजन परमाणु। अब ये कहा गया कि यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन, इस वर्ग में 2, इस वर्ग में 2, 6 हो गए। अब अगर ये दूसरी यूनिट से सहभाजन कर ले, इट मीन्स यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, यहाँ ऑक्सीजन हो सकता है, ये सिलिकॉन परमाणु होगा, ये भी तो ऐसा ही बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जो ऑक्सीजन हुई, ये ऑक्सीजन परमाणु क्या है, सहभाजित ऑक्सीजन। ये क्या हो गया, सहभाजित ऑक्सीजन परमाणु। कि जब 2 SiO4 यूनिट होती है तो 2 SiO4 यूनिट में से कम एक ऑक्सीजन परमाणु ऐसा होगा जो 2 SiO4 यूनिट को परस्पर जोड़े रखता है। तो इसके माध्यम से 2 SiO4 यूनिट परस्पर जुड़ी रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इसका स्टक कंप्लीट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, सहभाजन हो रहा है, SiO बंद, यहाँ भी SiO बंद हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बंद में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर ये किसी भी ऑक्सीजन के माध्यम से जो अपने 6 इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। आउटर शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास, 6, और अष्टक विन्यास के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता। तो पहली कंडीशन क्या आ सकती है कि प्रत्येक सहभाजित परमाणु कि ऑक्सीजन परमाणु किस प्रकार से करेंगे, ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन किस प्रकार से होगा कि 2 SiO4 इकाइयों के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, वो सहभाजन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर सकता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स होगा ना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास एक बचेगा, उसको किसी दूसरे समूह को देख करके उसके साथ सहभाजी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इसमें पूरे चार्ज को दिया जा सकता है। तो सिलिकेट्स की मूल संरचना में क्या दी जाती है, SiO4 4- पाई गई। ओके, अब यहाँ जो बाकी के जो ऑक्सीजन परमाणु थे तो धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक विन्यास पूर्ण करते हैं, जिससे उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। बाकी के समस्त ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉनों का सहभाजन से सहसंयोजी बंध स्थापित हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी कोई डाउट? तो सिलिकेट्स की मूल संरचना SiO4 4- होती है, और ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन किस प्रकार से होगा कि किन्हीं 2 सिलिकेट्स की संरचना में बहुत सी SiO4 4- यूनिट्स पाई जाती हैं, और किन्हीं 2 SiO4 यूनिट्स के मध्य एक ऑक्सीजन परमाणु के सहभाजन से दोनों एक दूसरे से संलग्न हो जाती है, जिससे बची हुई SiO4 यूनिट के शेष ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या करेंगे, अपना अष्टक विन्यास पूर्ण कर लेंगे। यही चीज यहाँ हो जाती है कि धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके युग्मन संभावित हो सकता है। तो धातु परमाणु द्वारा केवल उन्हीं ऑक्सीजन परमाणु, धातु परमाणुओं द्वारा केवल उन्हीं ऑक्सीजन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन युग्मन का कार्य पूर्ण होगा जो धातु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को प्रग्रहित कर लेंगे, अपने आउटर ऑर्बिट्स में ग्रहण कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से बताया जाएगा। तो इस प्रकार सबसे सरलतम सिलिकेट्स कौन सा हो गया, तो हम ये बात कर लेते हैं। जो सबसे सरलतम जो सिलिकेट्स होता है, सिलिकेट्स की मूल संरचना में होता है SiO4 4-, तो सबसे सरलतम सिलिकेट्स होगा जिसमें SiO4 यूनिट पाई जाएगी। तो सबसे सरलतम सिलिकेट को हमने देख लिया कि सबसे सरलतम सिलिकेट कौन सा था, Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट, जिसमें क्या था कि इस जो सबसे सरलतम सिलिकेट जो सोडियम सिलिकेट था, इस सबसे सरलतम सिलिकेट सोडियम सिलिकेट्स के अंदर होता क्या है, SiO4 यूनिट्स पाई जाती है। कौन सी यूनिट्स पाई जाती है, SiO4। ओके, अब इस आधार पर इसकी संरचना जो क्रिस्टल संरचना में दोनों जुड़े, तो इसका इस आयन का आकार क्या होगा, तो उनके कितने सिलिकॉन परमाणु हैं, 2 सिलिकॉन परमाणु। SiO2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन। चार्ज कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6
6 यूनिट चार्ज। तो ये क्या हो गया, ये सिलिकेट्स होगा जिसके अंदर Si2O7 माइनस आयन की प्रेजेंस पाई जाती है, जिसमें दो SiO4 यूनिट्स परस्पर जुड़ती हैं और उनके जुड़ने में एक ऑक्सीजन परमाणु का सहभाजन होता है बाकी के समस्त चतुष्फलकी इकाई में जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु धातु परमाणुओं